Hello and welcome back to my channel, Talking English with Shilpi. So it's a continuation of Julius Caesar, Act 2, Scene 1. So today what I'm going to take up is that after, Brutus reprimands everyone that we don't need to take an oath because we are Romans. Now I come to the part where, uh, Cassius suggests, rather Decius says, that aren't we going to touch anybody else apart from Caesar? यानी कि क्या हम सिर्फ सीजर को मारेंगे या उसके साथ किसी और को भी मारेंगे? तो कैशियस उसको सजेस्ट करता है कि मार्क एंटनी जो सीजर का फ्रेंड है वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो जो ब्रूटस है वो मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं, हम सीजर के अलावा किसी को भी नहीं छुएंगे। क्यों? उसका रीज़न है। वो कहता है कि अगर हम सीज़र के अलावा किसी और को मारेंगे, तो फिर जो हम ये असैसिनेशन कर रहे हैं, फिर ये असैसिनेशन मतलब ये राइट नहीं लगेगा। फिर ऐसे लगेगा कि हम मर्डर कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक इंसान को मारे तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे को मारे तो हम उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन देंगे? सीज़र के लिए तो है कि चलो उसने पोम्पे को मारा था, बिना इट शुड पोम्पे ने ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं था, ही वाज़ द राइटफुल रूलर ऑफ रोम, उसको मार दिया और उससे गद्दी छीन ली। तो ये जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन मार्क एंटनी के लिए क्या कर सकते हैं? मार्क एंटनी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, वो तो सिर्फ सीज़र का फ्रेंड है। तो वो कहता है कि हमें जो ये किलिंग है, इसको एज़ अ सैक्रिफाइस दिखाना है। जैसे जब हम भगवान को बलि देते हैं, तो हम एक ही जानवर की बलि देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक के साथ 5-6 और को काटते चले जाते हैं, राइट? तो वो कहता है कि अगर हम सीज़र को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सीज़र को मार रहे हैं, तो इट इज़ लाइक अ सैक्रिफाइस फॉर रोम। तो सिर्फ एक ही सैक्रिफाइस काफ़ी है। अगर हमने उसके साथ इसको भी मार दिया, मार्क एंटनी को, तो हम फिर मर्डरर्स कहलाएँगे, नॉट perjurers, right? So now I'm going to read the speech and I'll tell you what the meaning of the difficult words here. A course will seem too bloody Caius Cassius to cut the head off and then hack the limbs. So he says हमारा जो काम है वो ऐसे लगेगा कि बहुत ही क्रूरटी वाला काम है कि पहले हमने बॉडी को मार दिया, यानी कि बॉडी किसी को किल कर दिया और फिर उसकी बॉडी को हमने टुकड़े-टुकड़े कर दिया। ठीक है? तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि सीज़र बॉडी है और मार्क एंटनी उसके लिम्ब्स है। तो सीज़र को मारने के बाद अगर हमने मार्क एंटनी को मारा तो ऐसे लगेगा कि हमने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। Like wrath and death and envy afterwards. That is, wrath and death means हमने गुस्से से किसी को मारा और envy jealousy. तो पहले हमने गुस्से में मारा, फिर jealousy की वजह से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, ठीक है? तो वो कहता है कि मार्क एंटनी को मारना ऐसे ही होगा। सीज़र बॉडी है और मार्क एंटनी उसका लिम्ब है। तो जब अगर हमने सीज़र को मारा, तो ठीक है। उसके लिए हम, जैसे मैंने आपको अभी रीज़न दिया। लेकिन मार्क एंटनी को मारा तो ऐसा लगेगा कि सीज़र बॉडी है और उसको हमने गुस्से में मारा और उसके बाद मार्क एंटनी को मारने का मतलब है कि उसकी बॉडी के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, बिकॉज़ जब आप जेलस होते हैं ना किसी से, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप कोई सामान फेंक देते हैं। लेकिन अगर बहुत गुस्सा आता है तो फेंकने के बाद उसके ऊपर पैर से उसको मारते भी हैं, कि उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ, चकनाचूर, वही वो कहता है। लेट अस बी सैक्रिफायर्स बट नॉट बुचर्स। तो वो कहता है कि हमें बलि जो बलि देते हैं ना प्रीस्ट, वैसा लगना चाहिए। हमें कसाई नहीं लगना चाहिए कि हम एक के बाद एक के बाद एक मारते चले जा रहे हैं। We all stand up against the spirit of Caesar and in the spirit of men there is no blood. So he says कि हम सीजर एज अ पर्सन उसके खिलाफ नहीं है, हम सीजर की सोच के खिलाफ है, हम सीजर की हरकतों के खिलाफ है। तो वो कहता है, oh that we then would come by Caesar's spirit and not dismember Caesar but Allah. तो वो ये कहता है कि अगर ये पॉसिबल होता, अगर ये संभव होता कि हम सीजर को जो है कि स्पिरिट के अगेंस्ट ही जा सकते और उसकी बॉडी को हमें हार्म ना करना पड़ता, तो हम ऐसा कर लेते। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सीजर की सोच को मारने के लिए, सीजर की हरकतों को खत्म करने के लिए सीजर को मारना ही पड़ेगा, ठीक है?
But alas, Caesar must bleed for it. And gentle friends, let's kill him boldly, but not wrathfully. तो वो कहता है बट सीजर को हमें मारना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है. तो लेट अस किल सीजर बोल्डली, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज वी हैव अ रीजन, नॉट wrathfully. दैट इज गुस्से में नहीं मारना चाहिए, हमें उसको ऐसे मारना चाहिए कि हम वी आर सैक्रिफाइसिंग हिम for the welfare of Rome. Let's carve him as a dish fit for the gods, not hew him as a carcass fit for hounds. So he says, जैसे कि हम भगवान को बलि देते हैं वैसे उसको मारे, ना कि हम उसे इस तरीके से मारे कि जैसे हम किसी हाउंड यानी कि वुल्व्स, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे खाना फेंकते ना, वैसा नहीं. And let our hearts, as subtle masters do, stir up their servants to an act of rage. सो ये सेज, और अपने दिल को हमें कैसे मनाना है, जैसे हम अपने सर्वेंट्स को कोई काम कहना होता है तो हम उन्हें स्टर अप करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, वैसे ही हमें अपने हार्ट को मोटिवेट करना है कि हम ये काम कर पाए. ठीक है. And after seem to shite them, this shall make our purpose necessary and not envious. So he says, और जब ये काम हो जाए तो हम अपने आप को गुस्सा भी करें. We should get angry over us for this work that we are doing, because what we are doing is not actually very human. अगर हम किसी को मारने की साजिश कर रहे हैं तो ये कोई बहुत काइंडनेस का काम नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी में मारना ही पड़ रहा है. तो हम मारने के बाद अपने आप को रिग्रेट भी कर सकते हैं कि हमने क्यों किया ऐसा, लेकिन करेंगे. आवर पर्पस नेसेसरी एंड नॉट एनवियस. तो कहता है इससे ऐसा लगेगा कि हमने जो ये किया है वो एक्चुअली करना जरूरी था. ऑलराइट, लोगों को यही लगेगा कि हाँ मैन, हमने जो किया है उसके पीछे एक सॉलिड रीजन था, हमने जेलिसी या अपने पर्सनल उसकी वजह से नहीं किया है. हमें सीजर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, हमने उसे रोम के लिए मारा. Which so appearing to the common eyes, we shall be called perjurers and not murderers. तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों की नजरों में सैक्रिफाइसर्स की तरह दिखेंगे, हम वैसा दिखेंगे जैसे जो लोग बलि देते हैं. जो लोग बलि देते हैं उनको लोग मर्डरर नहीं बोलते, राइट, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो हमें वैसा ही दिखना है, हमें मर्डरर्स की तरह नहीं दिखना है. एंड फॉर Mark Antony, think not of him, for he can do no more than Caesar's arms when Caesar's head is off. तो वो इन लोगों को कन्विंस करता है कि अगर तुम लोग मार्क एंटनी से डर रहे हो तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सीजर इज द हेड. अगर सीजर ही मर गया तो मार्क एंटनी उसकी आर्म की तरह है. तो अगर ब्रेन ही डेड हो गया तो आर्म क्या कर लेगा. ठीक है, तो वो उसको यही कहता है. बट दिस इज द रॉन्ग डिसीजन मेड बाय ब्रूटस. यू विल सी दैट इन फर्दर एक्ट कि मार्क एंटनी को छोड़ने का नतीजा बहुत ही बुरा था. उसे डीसीएस की बात मान लेनी चाहिए थी, कैसियस की बात मान लेनी चाहिए थी, और उसे मार देना चाहिए था जूलियस को, सॉरी मार्क एंटनी को. अब हम आगे जाते हैं और हम वहां पे आते हैं जहां पर कायस कैसियस कहता है कि आज रात को जो भी हम लोगों ने यू रिमेम्बर दोस सुपर नेचुरल इवेंट्स जो हुए होते हैं, तो कैसियस कहता है कि मुझे डर है कि जो भी ये सुपर नेचुरल इवेंट हुआ है इसकी वजह से ऐसा ना हो कि सीजर कैपिटल आए ही नहीं. बिकॉज यू रिमेम्बर सीजर हैज grown, सीजर इज अ सुपरस्टिशियस मैन. हमें ये कैसे पता? रिमेम्बर द फीस्ट ऑफ लुब्रिकॉल. उसने कहा था अपनी वाइफ को कि यू स्टैंड इन द वे ऑफ एंटनी, एंड व्हेन एंटनी विल रन एंड विल टच यू विद द शीप स्किन, योर बैरनेस विल गो. तो ये अंधविश्वासी था उसका, राइट. तो ये चीज कैशियस को भी पता है कि सीजर अंधविश्वासी हो चुका है. तो क्या पता कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके डर से वो ये सोचे कि अरे ये तो अपशगुन था, दिस वाज एन ओमेन, और घर से निकले ही नहीं. तो डीसीएस उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं जाके सीजर को लेकर आऊंगा, और अगर सीजर ने ऐसा सोच भी रखा है कि वो नहीं जाएगा तो मुझे पता है कि सीजर को कैसे बनाना है. सीजर को फ्लैटरी पसंद है, उसे मक्खनबाजी पसंद है, और वो कहता तो है कि मुझे फ्लैटरी नहीं पसंद है, जितना वो ये कहता है उतना ही उसे पसंद होती है. ठीक है, तो वो कहता है इसलिए आई एम श्योर कि मैं सीजर को किसी ना किसी तरीके से पटा के ले आऊंगा. ठीक है, तो आई एम रीडिंग दैट स्पीच and then I'll come to another important speech in scene 1. Then we'll end with scene 1 and we'll go to scene 2 in the next episode. ठीक है.
तो Odysseus कहता है, never fear that. If he is so resolved, I can oversway him, for he loves to hear that unicorns may be betrayed with trees and bears with glasses. तो यहाँ कंपैरिजन कर कहते हैं जैसे यूनिकॉर्न को अगर आपको फंसाना है तो उसे ट्री की तरफ दौड़ा दो, वो ट्री की तरफ दौड़ते हुए जाएगा तो उसका जो सींग है वो वहां जाके फंस जाएगा। बेयर्स विद ग्लासेस, अगर आपको किसी भालू को फंसाना तो उसके आगे शीशा रख दीजिए, वो अपनी ही इमेज को देख देख के वहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और वो कहता है कि एलिफेंट्स को कैसे अगर फंसाते हैं तो आपको पता है ना कैसे फंसाते हैं, वो जंगल में गड्ढा करते हैं, उसके ऊपर लीव्स फैला देते हैं, एलिफेंट को पता ही नहीं चलता है और उसके आगे गन्ना रख देते हैं, तो एलिफेंट गन्ना खाने के चक्कर में उस होल में गिर जाता है, वो ध्यान नहीं देता है। लायंस विद टॉयल्स एंड मेन विद फ्लैटरर्स, सो ही सेज कि जिस तरीके से ये एनिमल्स को हम फंसा सकते हैं वैसे ही हम आदमियों को भी फंसा सकते हैं। किसी आदमी को सबसे अच्छा फंसाने का तरीका क्या है कि आप उसको बटर अप कीजिए, उसकी मक्खनबाजी कीजिए। होता है ना जो लोग धोखा देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो मीठी मीठी बातें करते हैं, स्वीट स्वीट बातें करते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। जब आप उनकी तारीफों में फंस जाते हैं तो उसके बाद फिर वो खुश हो जाते हैं, ठीक है, फिर आप उनके आपसे वो कोई भी काम करा लेते हैं। तो यही चीज डीसीएस कहता है कि जैसे इन जानवरों को फंसाने के ये तरीके हैं, वैसे ही किसी आदमी को फंसाने का तरीका है कि आप उसकी तारीफ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पोर्शिया है ब्रूटस की वाइफ, उसने नोटिस किया होता है कि जो ब्रूटस है वो आजकल बड़ा खोया खोया रहता है, वो किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देता है, ना खाना खाता है ढंग से, मतलब बड़ा खोया सा अजीब सा रहता है। तो वो उससे पूछने जाती है, वो ऑर्चर्ड में अकेले होता है और वो कई लोगों से मिला होता है, ये सब पोर्शिया ने देखा। अब उसे क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग कौन है जो ब्रूटस से मिलने आए और ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। तो पोर्शिया यहाँ पर ब्रूटस से बात करने आती है और यहाँ पे हमें पोर्शिया के बारे में भी पता चलता है कि वो किस खानदान से है और वो कितनी कैपेबल है। वो आम औरत जैसी नहीं है, वो बहुत ही ब्रेव है। तो वो उससे कहती है, ये इम्पोर्टेंट स्पीच है, if this were true, then should I know the secret? I grant I am a woman. But withal, a woman that Lord Brutus took to wife. So she says that ब्रूटस उससे कहता है, इससे पहले वाली स्पीच है, ब्रूटस कहता है, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ एज डियर टू मी आर द रडी ड्रॉप्स दैट विजिट माई सैड हार्ट। तो वो उससे कहता है कि नहीं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी पोर्शिया एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, यू आर एज इंपॉर्टेंट टू मी एज द रेड ब्लड दैट रन्स थ्रू माई वेन्स। तो वो कहती है कि अगर ये बात सच है तो फिर मुझे सीक्रेट पता होनी चाहिए जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। और I am a woman, but I am a special woman. Why? Because Lord Brutus chose me as his wife, and Lord Brutus is not a common man. तो अगर लॉर्ड ब्रूटस कॉमन नहीं है तो उनकी वाइफ कॉमन कैसे हो सकती है? आप ही के बराबर मैं भी हूं, तो फिर आप मुझसे सीक्रेट नहीं छुपा सकते। I grant I am a woman, but with all a woman well reputed Cato's daughter. तो वो कहती है कि मैं किसी आम इंसान की बेटी हूं भी नहीं, I am your wife, Brutus's wife, and Brutus is a well-reputed Roman. उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं रोमन्स, और बहुत ही हाई उससे देखते हैं ओपिनियन से। और not only my husband is a great man, but my father was also a great man, Cato. I am Cato's daughter. So she says, think you I am no stronger than my sex? Be so fathered and so husbanded. So she says, now after all this, you don't think that I am stronger than other women? Because my husband is a special person and my father was also a great and brave Roman, Cato. So if I am a wife of such a brave Roman and the daughter of such a brave Roman, then how can you compare me to a common woman? Tell me your counsels, I will not disclose them. So she says, tell me your counsels, that is, tell me your secrets, tell me your worries, and I'm not going to tell this to anybody.
I've made strong proof of my constancy, giving myself a voluntary vote. So she says, I have proved to you my patience, my perseverance, my tolerance. Because if you remember, I had wounded my thigh, I had cut my thigh, and I was able to bear that pain. So if I'm able to bear that pain, why will I not bear your secret? Okay. Here in the thigh, can I bear with patience and not my husband's secret? So she says that if I can bear that pain, then will I not be able to bear my husband's secret? उसके बाद ये एंड हो गया आपका सीन 1. सीन 2 कैलिफोर्निया का है, जहां पे कैलिफोर्निया सीजर को रोकती है कि आप ना जाइए कैपिटल, क्योंकि एक सर्वेंट ने आके बताया है कि रात को क्या क्या हुआ, कि owl was screeching in the market and a lioness gave cup, littered cup, and a lioness was roaming around near the Capitol, and there was war going on in heaven, a proper war, the soldiers fighting, the generals fighting, there was blood from heaven. So she says these are not good omens and you should not go to the Capitol. So Caesar उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसी बातें कर रही हो. और कैलिफोर्निया ने एक सपना भी देखा होता है, जिसमें कि उसने देखा होता है कि सीजर की स्टैचू होती है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है फाउंटेन की तरह, और रोमन्स उसमें अपनी हैंकरचिफ धो रहे होते हैं. ठीक है, तो वो कैलिफोर्निया उसको कन्विंस कर लेती है. वो उससे कहती है कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, बट when princes die the heavens send signals. यानी कि जब बहुत कोई इंपॉर्टेंट आदमी मरने वाला होता है तो आसमान भी गरजने लगता है. मतलब कुदरत आपको एक सिग्नल देती है. आम आदमी तो रोज मरते हैं, बेगर्स रोज मरते हैं, लेकिन उनके मरने पे कहीं से कोई कुदरत से सिग्नल नहीं आता. एक इंपॉर्टेंट आदमी, एक राजा के मरने पे जरूर प्रकृति कुछ ना कुछ सिग्नल देती है. तो ये बात से तो वो कन्विंस हो जाता है, लेकिन तभी डीसीएस आ जाता है. और डीसीएस को जब ये बात सीजर बताता है कि देखो मेरी वाइफ मुझे मना कर रही है, नहीं तुम जाके सेनेट में ये बोलना कि सीजर विल नॉट कम. यू विल से दैट सीजर विल नॉट कम, दैट नॉट दैट ही कैन नॉट कम. ठीक है, इसका मतलब है कि वो दिखाना चाहता है कि तुम जाके ये बोलो कि सीजर की मर्जी नहीं है आने की, नॉट कि सीजर आ नहीं सकता. दोनों में डिफरेंस है, राइट. आई विल नॉट कम एंड आई कैन नॉट कम, इसमें डिफरेंस है. आई विल नॉट कम शोज माई मर्जी, कि मेरा मन नहीं है. आई कैनॉट कम शोज माई वीकनेस, कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी मेरी मजबूरी हो गई है कि मैं नहीं. ठीक है, तो सीजर यहाँ पे अपना ईगो, अपना प्राइड दिखाता है डीसीएस को कि देखो वहां जाके ये मत कहना कि सीजर कैनॉट कम, आपको कहना है कि सीजर विल नॉट कम. अब डीसीएस उसको यहीं पे पकड़ लेता है, कहता है क्या बात कर रहे हैं आप. आपको नहीं लगता है कि अगर आप आज नहीं गए तो क्या पता सेनेटर्स अपना दिमाग ही बदल दें. आज वो आपको क्राउन देने को तैयार हैं, और अगर आज आप नहीं गए, क्या पता वो अपना उनका मूड चेंज हो जाए, क्या पता उन्होंने जो डिसाइड किया है वो ना हो जाए. और अगर उन्हें ये पता लगेगा कि सीजर अपनी वाइफ की वजह से रुका है, तो वो कहेंगे कि सीजर अपनी वाइफ की मर्जी से चलता है, तो फिर वो रोम पे रूल क्या करेगा. ठीक है, और वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि जिस दिन सीजर की वाइफ अच्छा सपना देखेगी, उसी दिन सीजर सेनेट में आएगा. ठीक है, तो वो सपने को दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करता है, कहता है कि सीजर, जो कैलिफोर्निया ने सपना देखा है वो तो बहुत ही अच्छा सपना है. आपकी फाउंटेन कैपिटल पे लगी है, आपका स्टैचू लगा है, उसमें से खून निकल रहा है, ब्लड आ रहा है, और लोग अपने उसमें हैंकरचिप धो रहे हैं. इमेजिन, इसका मतलब ये हुआ कि आप रोम को एक नया जीवन देंगे, लोग आपसे नया जीवन पाएंगे, लोग आपके ब्लड से, यानी कि आपसे रोम को नया जीवन मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ. और कैलिफोर्निया को सर्वेंट ने ये भी बताया था कि जो सैक्रिफाइस किया था प्रीस्ट ने उस दिन टेम्पल में सीजर के लिए, तो जिस बीस्ट को सैक्रिफाइस किया था, जिसकी बलि दी थी, उसमें से हार्ट नहीं निकला था. तो ये भी एक अशुभ साइन था कि जो सर्वेंट ने आके उसको बताया था कि प्रीस्ट कह रहे हैं कि आज आप घर से मत निकलिए, क्योंकि जो उन्होंने बलि दी है उस बलि में से, उस जानवर में से दिल नहीं निकला था. ठीक है, तो ये 2 कारण थे जिनकी वजह से कैलिफोर्निया उसे रोक रही थी. 2 नहीं 3 कारण थे. सो द क्वेश्चन कैन कम, व्हाट वर द 3 रीजंस. द 3 रीजंस वर, पहला कि जो बलि दी थी उसमें से हार्ट नहीं निकला था.
और प्रीस्ट ने मना कर दिया था। दूसरा, जो कैलिफोर्निया ने सपना देखा था, उसने देखा था कि सीज़र का स्टैचू है, उसके जगह-जगह पे छेद है, उसमें से ब्लड गिर रहा है और लोग उसमें अपनी हैंडकरचिप धो रहे हैं। तो उसको ऐसा लगा था कि सीज़र का मर्डर है, ठीक है? तीसरी चीज़, जो ओमेन रात को हुए थे, जो कैपिटॉल पे टाइग्रिस को देखा था, या जो आउल स्क्रीच कर रहा था और लायनस ने कप्स दिए थे, और जो डेड्स वर वॉकिंग आउट ऑफ द ग्रेव, और आसमान में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, ब्लड नीचे गिर रहा था। ये 3 रीज़न थे। लेकिन डीसीएस इन 2 रीज़न्स को पलट देता है, ठीक है? मतलब एक रीज़न को, जो कैलिफोर्निया ने सपना देखा था। और फिर सीज़र कहता है कि कैलिफोर्निया से कि देखा, तुमने तो मुझे गलती इंटरप्रिटेशन दिया। देखो, पॉज़िटिव इंटरप्रिटेशन तो ये है। ठीक है? तो ये समरी है एक्ट 2 सीन 3 की, और इसे हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जो हम कल करेंगे। ओके? ऑलराइट, टेक केयर, बाय।